पुलिस ज्यादा पावरफुल है या पॉलिटिशियन ज्यादा पावरफुल है? जिसको तुम अपना पिता समान समझते हो उसकी भी तलाशी तुमने ज्यादा की कम नहीं की। हिंदुस्तान की पहली एसटीएफ यूपी के अंदर ही खुली सर। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें एसटीएफ मार डालेगी। लेकिन अगर एक दिन एक इंसिडेंट होती है तो पूरी जनता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेन हो जाती है कि वो गाय का गोश्त खा रहा है, वो भ्रष्टाचार अपनी माँ बहन का सौदा करने के बराबर है। दुनिया के अंदर भूचाल आया हुआ है एप्स्टीन फाइल को लेके। इस देश से हर साल 66,148 लड़कियां गायब हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा इस देश में। एक पीड़ा दिखाई पड़ रही है कि डेटिंग एप्स और गर्लफ्रेंड्स और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। किसी देश को बर्बाद करना हो तो भ्रष्टाचार उसकी पहली शुरुआत है सर। मुन्ना बजरंगी, हालांकि आपको ये भी मालूम होगा कि वो बड़ा शातिर साइकोपैथ किलर था। कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं सर जो आज उन लोगों से पैसा लेते हैं। सारा CIA का पैसा ड्रग मनी से आता है। मुन्ना बजरंगी को गोली लगने के बाद भी कैसे बच गया सर? आप ऐसे इठलाते बल खाते लोगों की फोर्स में जरूरत नहीं है। यू शुड बी स्मेलिंग ऑफ गन पाउडर। आपसे गन पाउडर की महक आनी चाहिए। शायद 18 या 19 बच्चों का कंकाल मिला उसमें। इसको कहते थे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन जहां पर लोगों को मारा जा रहा है वो तो हमारे देश का स्टेट है सर। तो बंगाल भी कब उत्तर प्रदेश जैसा सेफ होगा सर? कि वो समय आ गया है कि हर पापी के पाप का अंत होता है। एक बार SPP अनकट पॉडकास्ट में आपको ये पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने शूट किया है। इसमें कोई एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप एडिट करके दुनिया की कोई भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। तो आज के पॉडकास्ट के हमारे स्पेशल मेहमान IPS ex UP DGP विक्रम सिंह सर और उत्तर प्रदेश यानी कि मैं आपको हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के सबसे बड़े स्टेट के ex DGP और आज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर। और तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। थैंक यू लकी। मुझे पता लगा मुंबई से यहाँ तक केवल इसीलिए आए हैं। बहुत आभारी हूँ, आपका स्वागत है। आप तो एक यूथ आइकॉन हैं और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ बहुत दिलचस्प बातचीत होगी। हथियार, हत्याकांड और क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, एस्पिनाज की खूब चर्चा होगी। नहीं बिल्कुल सर। सर बिल्कुल, मतलब ऑडियंस चाहती है कि एक ऐसा हो जो लोग सुनना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे सर। सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा कि शायद 1974 बैच के आप IPS रहे सर। इसके बाद पहली चीज कि आज जो लोग STF सुनते हैं ना सर, कि आज लोग स्पेशल टास्क फोर्स सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पहली STF यूपी के अंदर ही खुली सर। तो थोड़ा सा ऑडियंस को कि क्यों STF की जरूरत पड़ी सर, क्यों लगा कि यार नहीं एक पुलिस फोर्स को एक स्पेशल टास्क फोर्स बननी चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल लकी जी। एक जमाना था जब लाठी डंडा और भरुआ बंदूक और 12 बोर की बंदूक का जमाना था। जो आपने फिल्मों में मुझे जीने दो, गंगा जमुना में तो दुनाली बंदूक ही बहुत पावरफुल थी। यूपी पुलिस के पास क्या था? 410 मस्केट, 303, वेबली स्कॉट, 45 बोर, 38 बोर, क्या था? और उन्होंने कम से कम बहुत साल सेवा की, 75 साल 80 साल। लेकिन जब माफिया का उदय हुआ 1980s के आखिर में, 1990s में, जब मालूम पड़ा कि तब कहते क्लैशनकोव असॉल्ट राइफल आ गई है। ये क्या है? ये क्या चीज है? जब बर्स्ट फायर होती है रात में, जब धड़धड़ाती है तो कान के पर्दे फटने लगते हैं। ऐसी चीज तो हमने देखी नहीं। हमारी चलती थी आपकी विलीज जीप, और विलीज जीप ऐसी की बैटरी रिकंडीशन, हम लोगों के बाली हालात ऐसे नहीं थे। जब कभी मौका होता था तो धक्का देना पड़ता था। धक्का दे करके, और वो आ रहे हैं डेवो गाड़ी में या ऐसी गाड़ियों में जो कि हमने कभी ना भी नहीं सुना था। वो उनकी शुरुआती होती थी 100 किलोमीटर पे, हमारी जीप समाप्त और एम्बेसडर समाप्त हो जाती थी 50 किलोमीटर पे। तो जो दूरी थी और सुपीरियरिटी अंडरवर्ल्ड की एक जनरेशन की थी, मामूली नहीं थी। और हम लोग जहां जाते थे पिट के आते थे, जहां जाते थे पिट के आते थे। तो उसके बाद यह तय हुआ कि आखिर कल्याण सिंह साहब मुख्यमंत्री, KL गुप्ता साहब DG, अजय शर्मा साहब ADG लॉ एंड ऑर्डर, और उनके नेतृत्व में STF का गठन हुआ। और सबसे पहला जो उसका QR था, जैसे आपका है, आप शौक है आपको, आपका पैशन है तो आप आए, क्योंकि यहां पर आप SHO हैं, डिप्टी SP हैं, ACP हैं, DIG हैं। आपको तमाम, आप तो जिले सुबहानी की तरह बैठे हैं। आप कुर्सी पे बैठे, अपना बूट आगे किया, बूट पहनाने वाले ने बूट पहना, बूट निकाला। STF में कहीं कुछ नहीं,
टिफिन में आप अपना 2 रोटी या पराठा लेकर के आए, दिन भर बैठे, लेकिन अगर जुनून और शौक है तो आप काम करेंगे। कभी भी इसकी संख्या सिपाही से लेके मुझ तक 100 से ऊपर नहीं रही, 99 के नीचे ही रही। अब इनकी खासियत क्या थी? जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन थे, AK-47, नाइट विजन डिवाइसेस, बॉडी प्रोटेक्टर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वो तमाम चीजें STF को मिली। ये तो मैंने सिर्फ बताई आर्म्स इसका आपको बहुत शौक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, आपको क्योंकि इसका भी शौक है कि मैं जब इंग्लैंड गया तो जेम्स बॉन्ड की एक वो थी जिसको कहते थे एनालिस्ट नोटबुक। एनालिस्ट नोटबुक थी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का डेटा आपको मैनुअली करना है तो आपको घंटों लग जाएंगे। 15 फोन हो और 15 के 50 पन्ने, 100 पन्ने, 500 पन्ने हैं तो आपको कई दिन लग जाते हैं। लेकिन एनालिस्ट नोटबुक अगर मिल गई आपको, अब मैं कैसे उसका वर्जन ले आया, कैसे उसको इस्तेमाल किया, ये मैं ही जानता हूं और आपके सुधी दर्शक समझ गए होंगे। उसका इस्तेमाल किया और हम फिर थोड़ा छोटे छोटे सक्सेसेस मिले, छोटे छोटे कामयाबियां मिली, छोटी छोटी चीजें मिली। वो चीजें नहीं हुआ करती थी। ये IMEI नंबर क्या होता है, कॉल ID क्या होता है, BTS क्या होता है और ये सब चीजें क्या होती है, वो तब चीज बहुत नहीं थी। जैसे मालूम पड़ता है कि किसी को ABCD नहीं मालूम था, लेकिन जब पके आम की तरह माफिया गिरने लगे, मरने लगे, कि जो हमारा शिकार करते थे वो खुद शिकार होने लगे, शिकारी शिकार होने लगे। बात कहीं छुपती तो है नहीं, लोगों को मालूम पड़ा कोई ऐसा हथियार आ गया है STF के पास कि अब यूपी पुलिस की कामयाबी छत चढ़ के बोल रही थी कि 6 स्टेट्स में हम लोगों ने STF खुलवाई और कोलकाता में जाकर चाहे खादिम शूज का इनकाउंटर हो या महाराष्ट्र में जाकर के इनके इनकाउंटर्स हुए, बड़ी कामयाबी मिली। मुन्ना बजरंगी का इनकाउंटर यहाँ समय पर बादली और ACP सिंह साहब थे जिनका बेटा IPS है, उसके साथ किया। और वो मैं बताऊंगा आपको कि STF की ट्रेनिंग क्या होती है, नॉन STF की ट्रेनिंग क्या होती है, वो चूक हो गई थी। अब जो हथियार एक जनरेशन आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, वरना पहले क्या था कि हम बुला करके मारेंगे, कूटेंगे, अब हमको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। हम जानते हैं आपकी आंख में क्या है, हम ये भी जानते हैं आप कहाँ गए थे, आपने किससे बात की, आपके नाइट हॉल्ट्स कितने हैं, बस सिवाय क्या बात की है। हालांकि वो भी सीक्रेट नहीं रहता, सर्वेलेंस में वो भी रिकॉर्ड हो जाता था, तो हमसे भागने की जरूरत नहीं थी। तो STF बनने के पहले, 96 के पहले लोग कहा जाता था कि हम आधे कसाई आधे इंसान हैं, क्योंकि जब थाने में लाते हैं, जब सेवा की जाती है तो फिर जब सेवा की उनकी हड्डी टूटने की चरबराहट उनके घर तक जाती है, कहते भाई ये थोड़ा अमानवीय है। STF के खिलाफ एक भी मानवाधिकार के हनन की शिकायत नहीं आई और सक्सेस रेट 95%। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद सक्सेस रेट 25%। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, हथियारों की गुणवत्ता, साइंटिफिक एड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे आदमी को तोड़ करके इंट्रोगेशन। और भी ये ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल तो थे नहीं, ISI एजेंट्स भी हैं, आपके ISIS के भी हैं, अलकायदा के भी हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब अलकायदा इंडिया में, अलकायदा का नंबर 2 सैयद मोहम्मद उमर शेख यही पता है जिसपे फिल्म बनी है ओबर्टा, जो आपको देखना चाहे देख लें। जब उनको तोड़ करके उनसे सब मटेरियल निकाल लिया, कुछ तो गुणवत्ता रही होगी STF में। और आज STF का ये था कि उसकी गुणवत्ता सत्यनिष्ठा कहीं भी कुछ समस्या आती है तो कहते साहब STF को विवेचना दे दीजिए, STF को काम दे दीजिए। और ये था तो एक लेसन है, अगर आपको किसी से कामयाब होना है, ये पुरानी बात है। जनरल PS भगत, विक्टोरिया क्रॉस, उन्होंने कहा था कि हमको कम से कम दुश्मन से तिगुना ज्यादा होंगे तब हम जीतेंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि हम उससे एक जनरेशन आगे होंगे तभी हम उस पर हावी हो जाएंगे, वरना हमारे ऊपर ही वारदात होगी। सर जैसे आपने बोला कि बिल्कुल STF ने, आप एक नाम लिया मुन्ना बजरंगी, शायद मुझे जहां तक है कि मुन्ना बजरंगी को गोली लगने के बाद भी कैसे बच गया सर? क्योंकि मुझे जो लगता है कि देखो एज ए इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि STF को लगा कि यार ये तो डेथ हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल में पता चला तो आदमी लाइव है। STF को नहीं, सिविल पुलिस, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच को हिसाब सही रखा कीजिए। नहीं तो सर अब चूंकि खिचड़ी बहुत अच्छी थी, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब बिरयानी और इमरती मेज पे आ जाती है तो लूट खसोट स्वाभाविक होती है। जब देखा इतना बड़ा शिकार ये है तो कहते नहीं है जिसकी फील्ड उसकी शील्ड। बिल्कुल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। और आपसे बेहतर कौन चलेगा? जब कहते हैं फील्ड दिल्ली की पुलिस की है तो शील्ड भी उसकी होगी। बिल्कुल। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उसको उठा करके गाड़ी में लादा कि ऐसा न हो कि STF वाले अपनी गाड़ी में ले जाएं और फोटो खिंचवा कहते हैं कि हमने मार दिया।
और आपको मालूम है, जब किसी आउटलॉ का एनकाउंटर होता है तो अनाड़ी की तरह नहीं, मुसाद कहते हैं हम इससे फेवर में नहीं है कि 5 गोली छाती में, 1 खोपड़ी में, अगर इतनी बुलेट्स नहीं है और आपकी तरह 1 इंच के रेडियस में अगर नहीं है तो पोस्टमार्टम अगर ये नहीं आया तो आपकी किलिंग नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन हम ये जरूर कर लेते हैं कि मारने के बाद एक दफा हम प्यूपल्स देख लेते हैं, सांस चेक कर लेते हैं और फिर रुकते हैं जरा 10 मिनट, देखें कहीं कभी कभी रिवाइवल तो नहीं हो जाता है। और अनजाने में अगर इस तरीके से ना तजुर्बेकारी में, एसटीएफ तो बहुत एनकाउंटर कर चुकी थी, शायद हमारे साथी जो थे वो अभ्यस्त उतने नहीं थे और जल्दबाजी में उसको लादा, और जब ले गए चीर घर तो वो खड़ा हो गया कि कमला के बाद चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें एसटीएफ मार डालेगी। उस रेट पिटीशन किया हाई कोर्ट में, मुझको पार्टी बनाया, उसकी पत्नी सीमा सिंह ने, और मुझको भी बनाया, अजयरा शर्मा साहब को बनाया, एस एन श्रीवास्तव जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने उनको भी बनाया, और एसीपी सिंह साहब को भी बनाया। तो यही कहा कि हम मार देते तो हम कहा अस्पताल ले जाते, हम अस्पताल, लेकिन बात ये थी कि चीर घर मॉर्चुरी और वो अस्पताल में एक दीवार का ही फर्क था। ले तो हम चीर घर गए थे, अस्पताल नहीं ले गए थे। लेकिन ये बात दूसरी है कि उसकी सांसें परमात्मा ने रोक रखी थी, वो बचा और बचने के बाद भी कई वारदातें की और बाद में जेल के अंदर उसकी हत्या, बागपत जेल के अंदर हत्या हो गई थी उसकी। सर एक चीज कि पहली मतलब मेन चीज ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों लगा कि एसटीएफ बननी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं उस टाइम एक उभरता हुआ नाम था सर गोरखपुर का श्री प्रकाश शुक्ला। लोग ऐसा कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए लगा यार कि एक एसटीएफ होनी चाहिए। ये रीजन है या नहीं कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसे और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स थे उत्तर प्रदेश के अंदर? सर श्री प्रकाश शुक्ला के एक भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल माली हालात में, हथियार में, और ऐसे क्रिमिनल्स थे। आप जहां बैठे हैं यहां पर शाम को 4 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। श्री प्रकाश शुक्ला भी एक कारण थे, एक मजबूत कारण थे एसटीएफ के बनने में, लेकिन राजवीर रवाला और इसके अलावा और जो लक्कड़पाला और इस तरीके के जो गैंगस्टर्स थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो त्यागी गैंग्स थे और जो इस तरफ के गैंग्स थे, मैं समझता हूं कि 4-5 श्री प्रकाश शुक्ला भी अगर आ जाए तो उनका एक गैंग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनकी फायर पावर, उनकी मेंबरशिप, सबके पास 50 करोड़ की माली हालात और संसाधन की कोई कमी नहीं। मुन्ना बजरंगी, हालांकि आपको ये भी मालूम होगा कि वो बड़ा शातिर साइकोपैथ किलर था, लेकिन यहाँ के जो साइकोपैथ्स थे उनकी भी कोई मिसाल। अच्छा, यहाँ बुद्धि, धनबल, बाहुबल, पॉलिटिकल बल सब कुछ था यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी था कि एसटीएफ और मारक क्षमता, क्योंकि हथियार ऐसा नहीं था कि श्री प्रकाश शुक्ला ही के पास थे या उसने ही दिन दहाड़े हत्या की थी। अगर यहाँ पर करें, यहाँ तो एमएलए तक की हत्या सहारनपुर में हो गई थी, मेरठ में भी हो गई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी रूलिंग पार्टी के एमएलए तक की हत्या हो गई थी और घेर करके मारा था। और जिस तरीके से किडनैपिंग्स होती थी, लोग कहते थे यहाँ उद्योग की जरूरत थोड़ी है, यहाँ तो किडनैपिंग और अपहरण का उद्योग वैसे ही चल रहा है, अरबों रुपए का टर्नओवर वैसे ही हो रहा है। तो ये भी कारण था। जहां पर जो लॉलेसनेस की 4 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, इसको कहते थे वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया, और इस जहां बैठे हैं इसको कहते थे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब हृदय प्रदेश का हृदय का भी हृदय जो होता है उसको कहते थे ये नोएडा एनसीआर एरिया। सर अभी देखिए, एक क्वेश्चन है आम जनता का, मेरा भी सर, कि एक आम इंसान की तरह क्वेश्चन है सर कि पुलिस ज्यादा पावरफुल है या पॉलिटिशियन ज्यादा पावरफुल है? सर जो सरकार इस टाइम प्रेजेंट में चल रही है, पुलिस तो वही है सर। शायद मैं कह रहा हूं कि 10 साल पहले या 15 साल पहले वही पुलिस थी, सेम उनकी वही ट्रेनिंग थी। ऐसा नहीं है कि कोई आज यूपी पुलिस को बोल दिया कि यार नहीं आप इजराइल जाके ट्रेनिंग करके आ जाओ, आप ये ट्रेनिंग, सेम पुलिस वाले। लेकिन आज यूपी के अंदर लगभग क्राइम फ्री कर दिया सर। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार ज्यादा पावरफुल है या पुलिस फोर्स ज्यादा पावरफुल है? मैं आपको 2 दृष्टांत देता हूं जी सर। एक AK-47 है जी सर, वो मैं दे दूं बाहर, हमारा जो पानी पिलाने वाला है उसको दे दूं, तो उसके लिए वो खिलौना है, डंडा है सर, बिल्कुल। और आपके हाथ में अगर मिल जाए तो वो चीज ऐसी है कि वो एक तबाही ला सकती है, प्रोटेक्शन ला सकती है, क्योंकि आपका प्रशिक्षण, आपका माइंड की वायरिंग, आपका समर्पण और जनता के लिए डू और डाई का जज्बा। और दूसरा, अगर आपकी पीठ पे पॉलिटिशियन का हाथ आ जाए तो आप चमत्कार कर सकते हैं। आज वही चीज, वही हथियार, वही पुलिस,
लेकिन योगी जी के आगमन से दो पिक्चर अपने सामने रखे, दोनों गूगल हमें यही बिल्कुल यही चीज दोनों पूछा गूगल सर, रखी है। क्योंकि पुलिस तो वही है ना सर, पुलिस तो वही थी। मतलब अगर आप मैं देखूं तो मैं 15 साल पहले देख रहा हूँ तो सेम पुलिस वही थी, वेपन भी वही थे। हो सकता है थोड़ा सा एडवांस वेपन आ गए हो, आज सीरीज आ गई हो, लेकिन चीजें सेम थी। लेकिन आज यूपी के अंदर अगर मैं लोगों से भी पूछता हूँ, ये मैं रियल बता रहा हूँ, आज मैं हिंदुस्तान में कहीं भी पूछता हूँ तो बोलते हैं यूपी क्राइम फ्री है। लेकिन कुछ दिन पहले नहीं थी। मैं नहीं ना, मुझे कुछ लेना है ना देना है, मुझे रिटायर हुए 15 साल हो रहे हैं। बिल्कुल। आप दो पिक्चर निकालिए और मैं चाहूंगा अपने सुधी दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल। और ये पुलिस विभाग बड़ा अनुशासित है, उसका जो बॉस है उसकी हर बात मानने के लिए तत्पर है, यथा सामर्थ्य यथा शक्ति। एक पिक्चर है, अगर सूबे का टॉप बॉस एक माफिया अतीक के कुत्ते से सार्वजनिक स्थान पे हाथ मिला रहा है तो संदेश क्या जा रहा है? इधर देखने की कोशिश मत कीजिएगा वरना नौकरी आपकी जा सकती है, वरना क्या मजबूरी है मेरी कि मैं माफिया के कुत्ते के साथ हाथ मिलाऊं। दूसरी है, योगी जी सदन में सदन के पटल पे 3 शब्द कहते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा। बिल्कुल ठीक। एक संदेश हम कुत्ते साथ में ना, तो वो एक पीर घाट, योगी जी ने कहा मिट्टी मिला दूंगा, ये मीर घाट। तो पुलिस में आप भी रहे हैं, नहीं। आपने कई एजेंसीज पे काम किया है, ये न कसीदों से चलती है, ये न दोहे से चलती है, ये है इंतजामिया पुलिस यूपी की, ये चलती है लोहे से। योगी जी ने जो लोहा था उसका जंग हटा करके मारक शक्ति को चौगुना करके फ्री हैंड दे दिया दुष्ट दलन और तिलक कर दिया विजय का। तो आसमान के तारे तोड़ के लाना कोई अप्रत्याशित नहीं है। और जैसे भी निपटा दिए गए, अब ग्रह नक्षत्र की भी बात होती है। मार्केश अगर ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो जो 7.5 ही लगी हो मार्केश ग्रह लगे, तब तो मरना ही है। अब मुख्तार मरे, अतीक मरे, अशरफ मरे, और जिन के ऊपर 5 से अधिक मुकदमे तो मुझे बताया जाता है कि या तो विकलांग हो गए या ऊपर चले गए। तो अब इसका निर्णय मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आप कहीं जाके जनता से पूछ लीजिए, जनता ये कहेगी कि ऐसा अभूतपूर्व अपराध नियंत्रण पहले नहीं हुआ। कारण क्या है? अब अगर मुझे आपसे कुछ प्राप्त करना हो तो मैं आरती का थाल लेके आपके पास जाऊंगा। जैसे बाहुबलियों से अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है, अगर वो मेरे कमाऊ परिवार के हैं तो मैं तो उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाऊंगा। योगी जी अगर हैं जिनको किसी से कुछ लेना नहीं, जिनको किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है, जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, अब बताते हैं उनके कुर्ते में जेब ही नहीं है योगी जी के, तो जाहिर है जब कुर्ते में जेब नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना, तो मिट्टी में तो इनको मिलना ही था, और जो बचे कुचे वही मिलेंगे। दूसरा आरोप, अपने जात वालों को बहुत कुछ वो जो है छोड़ देते हैं। आप मिसाल बता दीजिए, उनके जात वाला कोई हो जिसने क्राइम किया हो और बच गया हो, हिंदू किसी ने क्राइम किया हो जो बच गया हो। अब आप समझते वो, अब अगर 10 साल से कोई शांत है तो लॉबी ये कहता है कि वो साइलेंट है। अगर साइलेंट है तो पकड़ के थोड़ी मार देंगे तुम्हारे कहने से, तुम्हें चुप कराने से। तुम्हें बड़ी मिर्ची लग रही है, बहुतों को मिर्ची लग रही है। फिर कहा कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को, तो बेगुनाह नौजवानों को जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आज यूपी और भारत की ही समस्या नहीं है, वो फ्रांस की भी समस्या है, अमेरिका की भी समस्या है, ऑस्ट्रेलिया की भी समस्या है। तो बेगुनाह नौजवानों की जो परवरिश हुई है उनके बारे में जरा सोच लीजिए। उनके मन में जो कीड़े आपने डाले हैं, कहीं 72 हीरो नहीं मिलेगी, सारी दुनिया बिल्कुल बेकरार बैठी है, आपको मिलेगी छाती में गोली। कोई गलतफहमी ना पालिएगा। बिल्कुल सर, एक चीज है ये, मतलब जो न्यू जनरेशन जो अभी चाहे फोर्स ज्वाइन करे, चाहे आर्मी करे, चाहे पुलिस फोर्स करे, पैरामिलिट्री फोर्स करे, क्या होता है एक पुलिस ऑफिसर या कोई भी एक सोल्जर एक ईमानदारी से सब काम करता है, लेकिन उसकी ईमानदारी का किया हुआ काम के बदले मेडल बहुत दूर की बात सर, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है ऊपर से, तो अब मनोबल में कितना फर्क पड़ता है सर? बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ प्रशंसा नहीं, दूसरी तरफ मुकदमा। आपके सामने एक बूढ़ा बैठा है और बूढ़ा बैठा है, और आप सर्विस की तो छोड़ दीजिए, युवा छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट के 3 साल बाद मेरे ऊपर मर्डर का मुकदमा लिखा जाता है। क्यों? इसने यही पूछ रहा हूं, क्योंकि एक चरमपंथी जिसको हम लोगों ने, ब्रिजलाल ने जो अब सांसद है और एसटीएफ ने अरेस्ट किया था, हमारी इतनी गलती की कि हमने रिमांड पे लेके उनकी अच्छी तरीके से उनसे इंट्रोगेशन किया था। अच्छी तरीके से इंट्रोगेशन कि आप समझ गए होंगे, होशियार को इशारा काफी है। अब ये बात है 2009 की, लू खा के मरा वो 2013 में अगस्त में, मई में। और मैं ऋषिकेश में एक व्याख्यान देने गया था। जब बाहर निकला तमाम पत्रकार कैमरा वैमरा लगा, मैं समझा था व्याख्यान अच्छा रहा होगा तो शायद मुझे मुबारकबाद देने आए हो। तो मुझे बताइए महानुभाव कैसे कष्ट के, आपके खिलाफ तो हत्या का मुकदमा लिख गया है बाराबंकी में घरे। मैं 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, एक बराक ओबामा है वहां से बटन दबाते हैं, वॉशिंगटन से ड्रोन जाके अफगानिस्तान में चरमपंथी को मार देता, एक मैं हूं। ऋषिकेश से बैठा बटन दबाया, चरमपंथी मर गया वहां। कि देखिए
वो था चरमपंथी, लेकिन ये आप सोचे कल्पना शक्ति की उड़ान कि 2009 की मार की मौत आज अगर हुई है, अगर हम मान भी लेंगे मारा कूटा था तो, हालांकि मैं तो बड़ा गांधीवादी हूं, मानवाधिकार का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैंने बड़े शिष्टाचार के साथ उससे वार्ता की थी, आप समझ गए होंगे। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार, आज की जनरेशन सर पैदा होती समझदार हो रही है ना, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन आपने देखा, ये तो सर्विंग ऑफिसर, आपका सवाल का जवाब ये है, आप जो अपने संस्कार, अपनी अंतरात्मा, अपने माता पिता के चरणों को जो आपने सौगंध खाई है भारत माँ के लिए, तो छोटे मोटे नेता और छोटी मोटी सुख सुविधा आपको विचलित नहीं कर सकती है। दबाव आएंगे और दबाव हमेशा गलत काम के लिए आएंगे, ये आपको निर्णय करना है कि मेरी अंतरात्मा भारत माँ के लिए, मेरी सर मेरी अमानत है, कल नहीं आज अगर उसकी जरूरत हो तो काट करके माँ भारती के चरणों में डाल दूंगा। सर एक चीज और, जैसे देश की पब्लिक है, देश का सोल्जर हो चाहे पुलिस फोर्स हो, 24/7 आवर काम करती है, 365 दिन 6 घंटे काम करती है। सर क्या होता है कि 364 दिन इस देश में इंसिडेंट को रोकती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर हमारी RNW जितनी भी हमारी सीक्रेट सर्विस है, लेकिन एक दिन इंसिडेंट होता है तो पूरा हिंदुस्तान अगेंस्ट हो जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस सर्विस क्या कर रही है, हमारी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। उस जनता के लिए मैसेज, सपोज करो कि यही जनता सुबह से शाम तक जा रही है, अब डेली इनकी चेकिंग करने लग जाए तो भी लोगों को प्रॉब्लम कि यार हमारे को तो ऑफिस जाना है, हमारी हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर एक दिन एक इंसिडेंट होती है तो पूरी जनता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेन हो जाती है कि हमारी तो इंटेलिजेंस का फेलियर है, और बहुत सारे नेता भी हैं जो अपोजिशन में इसको हवा देते हैं। सर लकी जी, आपने बहुत मार्मिक सवाल किया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। क्यों? जो परिदृश्य सुरक्षा का है, जिसने 15 साल में जो परिवर्तन आया है, मैं इसको 15 साल पहले ले जाइए, चेकिंग तब भी होती थी, उसके बाद थोड़ी और कड़ी हुई, लेकिन जिस तरीके के घटनाक्रम पूरे विश्व में हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उसके बाद भी किसी के मन में कोई शंको शुबा है कि जब घर से निकले तो ये आप मान के चलिए कि आपके माता पिता घर पे या आपकी पति और पत्नी सशंकित रहते, प्रार्थना करते कि आप सकुशल वापस आ जाएं। ये सुरक्षा आपके लिए, किसी को इस कड़कड़ाती ठंड में खड़े होकर के आपकी चेकिंग करने का शौक नहीं है, ये एक अनिवार्यता है। और उसके बारे में किसी ने 2 लाइन और लिखे थे, खिले जरूर मगर जंगलों में ही सूख गए, हम वो फूल है कि जो फाइलों में चौराहों पर ही सूख गए। कोई शौक नहीं है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है रजाई ओढ़ करके बढ़िया चाय पीते हुए दूरदर्शन के वो सोप पर देखें, लेकिन हमने किया नहीं। ये सुख पुलिस अधिकारियों को, इंटेलिजेंस वालों को मिलता नहीं है, और ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। सहयोग करें। आप ये मान लीजिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला केस, अगर डॉक्टर संदीप कश्मीर का जो SSP था, इंस्पेक्टर राठौर ने उस पोस्टर की गहराई से छानबीन न की होती तो क्या भयावह दृश्य होती, कितना अंदर संघार होता। सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनकी तपस्या को। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है भारतवासियों का कि हम सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे लिए किया जा रहा है। थोड़ी असुविधा होती है, मैं CISF में भी ADG रहा, बिल्कुल बिल्कुल, और जब मैं जाता हूं तो लड़के सैल्यूट करते हैं, कहते हैं मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता, लेकिन तलाशी में कोई कमी नहीं। तो मैं ये कह दूं, मैं तुम्हारा ADG रहा हूं, सम्मान करते हो, तलाशी की तरह तलाशी पूरी होगी। हम ये कहेंगे मैं तो तब खुश होऊंगा जब मेरी तलाशी तुम ज्यादा करो, तब मैं समझूंगा मेरा प्रशिक्षण तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा था, क्योंकि तुमने अपवाद नहीं किया कि जिसको तुम अपना पिता समान समझते हो उसकी भी तलाशी तुमने ज्यादा की, कम नहीं की। जी सर, आपको आज दुनिया के अंदर टेररिज्म चल रहा है सर, आप चाहे पूरा मिडिल ईस्ट में देख लो, आपने यूक्रेन रशिया का आप देख रहे हैं, गाजा आप इजराइल का देख रहे हैं, पूरा आपने बांग्लादेश देखा खत्म हो गया, आपने श्रीलंका देखा, पाकिस्तान पहले ही खत्म हो रखा है, पूरा नेपाल देखा। आपको लगता है कि सर भ्रष्टाचार शुरुआत है किसी भी देश को खत्म करने की? अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो भ्रष्टाचार उसकी पहली शुरुआत है सर। भ्रष्टाचार जब आप शुरुआत करते हैं तो भ्रष्टाचार तो एक अंग है, भ्रष्टाचार से जो है फिर नैतिकता का पतन होता है। बिल्कुल। ये बताते हैं कि 2-3 बहनें हैं, वो हमेशा उनमें इतना प्रेम है, वो साथ ही रहती हैं। एक बहन है भ्रष्टाचार, दूसरी बहन है मद्यपान, और तीसरी है व्यभिचार। एक बहन अगर तीनों में से अगर घर के अंदर प्रवेश कर गई तो बाकी दोनों बहनें दरवाजे पे खड़ी हैं, आज नहीं तो कल वो भी आएंगी। तो जो आपने कहा है ना, अगर भ्रष्टाचार आया उसके साथ साथ अगले दिन दुराचार आएगा सर, फिर आपका मादक पदार्थ का सेवन आएगा, और उसके बाद तो समझ लीजिए सब समाप्त हो जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। आप मान लीजिए कि रसातल में जाने के लिए वो समाज और वो देश तैयार है। सर आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, इस देश के अंदर ड्रग का बहुत यूज हो रहा है सर। आप कॉलेजेस में चले जाओ, स्कूल्स में चले जाओ, मतलब अफगानिस्तान से जो ड्रग्स निकलता है
1,00,000 रुपए केजी, जैसे हिंदुस्तान में पहुंचता है 1 करोड़ रुपए केजी, वही ड्रग्स अगर यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंचता है तो 9 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए केजी। तो आज का जो जनरेशन है सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो ड्रग है ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसका पैसा कहीं ना कहीं अच्छी चीज में तो लगेगा नहीं सर, जो भी पैसा इस देश से जा रहा है, और हमारे देश को धीरे धीरे क्या है नशा खत्म करते जा रहा है सर। इसके लिए अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। आप ये देखें कि नार्को टेररिज्म एक शब्द है, बिल्कुल, क्योंकि टेररिज्म सिक्के का एक पहलू है और नार्को कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दूसरा सिक्के है। अमेरिका ने जो भी लड़ाई लड़ी है, वियतनाम में लड़ी हो, अफगानिस्तान में, आपका समझते अपनी जेब से पैसा खर्च किया है। सारा टेररिज्म की माल की कमाई, अफगानिस्तान की ये औकात है कि ड्रग्स उगा तो सकता है लेकिन मार्केटिंग नहीं कर सकता है। मार्केटिंग सीआईए करता है, मैं खुल के बता रहा हूँ, बिल्कुल मार्केटिंग टोटल सीआईए करता है, वो चाहे अफगानिस्तान का हो। और जो $5 ट्रिलियन अफगानिस्तान में अमेरिका ने खर्च किया, आप क्या समझते 50 ट्रिलियन अपनी जेब से खर्च किया है, उसकी औकात नहीं है। ये सारा ड्रग मनी है। और ड्रग कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर धंधा कोई चीज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और नार्कोटिक्स, ये आपके। तो आपके अगर तीनों में अगर आप देख लें, दोनों में मुलव्विस है सीआईए। अब सीआईए ने वियतनाम को उस युद्ध से और हारा पीटा, क्योंकि नैतिकता तो थी नहीं। अफगानिस्तान में भी उसने खूब माल कमाया, खर्च किया और पिटा। जिस तरीके से वो एयरपोर्ट से अपने लोगों को आधा खाना छोड़ के भगे, जिसको कहते हैं दुम दबा के भगे, वो ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग पैदा करने वाला ही भागता है। अब मुझे मालूम नहीं कि हमारी बातें अमेरिका कैसे लेगा, लेकिन ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये दुनिया के जितने जियो पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कथन है कि सारा सीआईए का पैसा ड्रग मनी से आता है। और वो ड्रग मनी, अब हम आ जाए भारत पे, चिंता की बात यह है किसी के नस्ल को अगर खत्म करना है तो ड्रग की लत लगा लीजिए। हमारा पंजाब क्या था, हमारा उत्तराखंड क्या था कि सिपाही का, हमारा जो सोर्ड आर्म ऑफ इंडिया, आपने पंजाब को एक तरीके से बिल्कुल अपाहिज बना दिया, क्योंकि वहां ड्रग्स। वरना पंजाब, अब याद कीजिए हमारे जनरेशन में जब मैं युवा था, पंजाब का मतलब है सिपाही, परमवीर चक्र, हॉकी के प्लेयर्स, हमारे जैवलिन थ्रो पर, और ये पंजाब मतलब प्रवीण कुमार, जो कि मतलब 6'7" जिसकी हाइट थी, 7 फीट, वो पंजाब था। ये पंजाब थोड़ी था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स गली गली खुल गए। ये एक ट्रेजेडी है। और मैं चाहता हूं जो भी इस पोजीशन में है, चाहे चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल्स हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, और एक मेरी चिंता है एज ए पुलिस ऑफिसर, नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट वाहिद एक एक्ट है जिसमें अपराध में रिपीट ऑफेंडर्स को सजाए मौत तक की सजा है। बिल्कुल, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब कुछ सजाए मौतें हो जाएं, क्योंकि हमने अभी चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। बिल्कुल सर, एक चीज है कि देखिए ये तो सब अच्छा ही है सर, लेकिन बहुत सारी बार पहले पिक्चरें देखता था सर, जब पुरानी कुछ एक पिक्चरें देखता हूँ, कभी बच्चन साहब पुरानी, तो पुरानी पिक्चरों में क्या होता था सर, गुंडे पैसे वसूल करने के लिए आते थे जगह जगह पर, हफ्ता हफ्ता। लेकिन आजकल गुंडागर्दी बंद हो चुकी है सर। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, कुछ स्टेट के अंदर कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं सर जो आज उन लोगों से पैसा लेते हैं, जो नीचे स्टॉल्स लगे हुए हैं, चीजें। तो ऐसे लोगों के क्या, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, सरकार जिनको भरोसा कर रही है, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं। मतलब एक आम आदमी करप्शन करता है, चलो मैं मानता हूं यार वो तो सिविलियन है, वो तो करप्ट है, लेकिन एक आदमी कानून की पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी अगर वो करप्शन करता है तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए सर? वो गाय का गोश्त खा रहा है। हमारे बीपी सिंगल एडीजी थे, बड़े अच्छे घर के थे, और रेशन थे, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, हालांकि लोगों ने बड़ी आपत्ति की कि पुलिस की पवित्र वर्दी पहनने के बाद जो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो भ्रष्टाचार अपनी माँ बहन का सौदा करने के बराबर है। वो उससे भी एक, जो मैंने कहा, उससे भी एक स्टेप आगे। लोगों ने कहा ये आपने कैसे कह दिया, उनका आपको बुरा लग रहा है, उनका बहुत बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब आप जो है वाकई रिश्वत ले रही, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर लागू करूंगा। दूसरी चीज कि आप, अगर ये भ्रष्टाचार की बात है, मैं फिर ये कहता हूं, माँ बाप की अगर आंख माँ बाप की है, जनरल की आंख अगर जनरल की है, आईजी की आंख अगर आईजी की आंख है, तो मजाल है आप लेने। हमारे यहाँ कोई इत्र फुलेल वगैरह लगा के आ जाते थे, कमरे में आता था कि यंग मैन, वंडरफुल परफ्यूम, थैंक यू सर, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप ऐसे इठलाते बल खाते लोगों की फोर्स में जरूरत नहीं है। यू शुड बी स्मेलिंग ऑफ गन पाउडर। आपसे गन पाउडर की महक आनी चाहिए, और आप गमक रहे हैं यहाँ पे, किसको रिझाने जा रहे हो तुम? ये मैं रियल लाइफ बता रहा हूं आपको। तो पुलिस ऑफिसर को किसी तरह की कोई शौकीनी, और अगर रिश्वत ले रहा है तो मैं दोनों को दोष देता हूं। जो ले रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है, वो तो अभागा ही है कि पुलिस की नौकरी वाहिद एक नौकरी है जिसमें तपस्या करने की तनख्वाह मिलती है, कर्मयोगी बनने की तनख्वाह मिलती है, और उस अवसर को खो करके आप लूट खसोट में। और ये भी बता दूंगा,
ये लूट खसोट किसी के काम आई नहीं। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जो कहते थे जब मेज पे 10,000 रुपए आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जब आ जाएंगे तब मैं ब्रश करूंगा, दतवन करूंगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। जब 10,000 का मतलब था आधी फिएट गाड़ी, जब आ जाएगी तब ब्रश करूंगा। तबाह हो गया, खत्म हो गए वो। और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया उनके बच्चे आज देख लीजिए, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। अजय मिश्रा IPS हैं, प्रयागराज के IG रेंज हैं। उनके पिताजी कांस्टेबल थे, पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया। आज वो यूपी में उसका माना हुआ एक नाम है अजय मिश्रा का, IG है। उसकी भी वही छवि है, एक एक पैसे का पाई पाई का ईमानदार। तो लकी अगर आप देखें, क्योंकि मैंने दुनिया आप लोगों से ज्यादा देखी है। तात्कालिक 10,000 20,000 5 लाख 5-7 करोड़ मिल जाए, वो सिपाही STF का है। उसका घर मेरे एक DG से कहीं ज्यादा, मेरे ऐसे 10 घर उसके घर में समा जाएंगे। मेरा घर उसका सर्विस क्वार्टर भी नहीं है। लेकिन आप चुन लीजिए आप किसके घर में रहना चाहेंगे, मेरे घर में या उस सिपाही के जिसका घर भी गया, इज्जत भी गई, जेल भी गया और खत्म हो गया। उसके बच्चे भी कहेंगे पापा आप मुझे शर्म आती है कि आप मेरे बाप। सर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि कुछ लोग कहते हैं यार कि नहीं, न्याय जो है ना सर, जो पावर में है, जिसके पास अच्छा पैसा है उसको न्याय मिलता है। मैं आपको NCB की रिपोर्ट बताता हूं सर। इस देश से हर साल 66,148 लड़कियां गायब हो रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा इस देश में। ये NCB का रिकॉर्ड है सर। आज आप दुनिया के अंदर भूचाल आया हुआ है एपिस्टीन फाइल को लेके, जेफरी एपिस्टीन को लेके, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान से 66,148 बच्चे हर साल गायब हो रहा है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा सर? इसके बारे में बात यूं ही क्योंकि निहित स्वार्थ मानव तस्करी अपने भी बहुत बड़ा व्यापार है। और जो निहित स्वार्थ है, चाहे वो आपका जबरन प्रेम संबंध बनाना है, मिडिल ईस्ट में ले जाके नौकरानी बनाना है, वेश्यावृत्ति में डाल देना है, आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं। ये 4 एंगल तो हो गए। अब 5वां सबसे महत्वपूर्ण एंगल है लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन कराना और फिर उसी चक्र में डाल देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नौकरानी बनाना और उसके बाद अंग प्रत्यंग बेच देना काट कूट करके। नहीं, लेकिन ये चीजें चल रही हैं सर। देखिए, एक गरीब किसी पावरफुल आदमी की तो बच्ची गायब नहीं होगी सर। मतलब ज्यादातर 99% केसेस में किन की बच्चियां गायब हो रही हैं? जो गरीब लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं। इनको क्या है कि नौकरी के लिए लेके जाना, या अभी किसी का डिवोर्स हो गया किसी गरीब औरत का, वो अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनती सर। जो ग्राउंड का रिपोर्ट है मेरा, वो कहते हैं यार कोई नौकरी के बहाने जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, जाली पासपोर्ट बनाते हैं, जाली पासपोर्ट के तो नहीं ना, चाहे अरब के अंदर ले गए, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया लेकर चले गए, लेकिन उसके घर वाले कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उनकी बच्चियां कभी वापस नहीं आती सर। वापस नहीं आती, ये सही, बहुत बड़ी फंग है। लेकिन आपको 2-3 गुड एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। एक तो गाजियाबाद पे, आप इसके मैं उम्मीद करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। 50 बच्चियां इन लोगों ने रिकवर की हैं, 50 बच्चियां रिकवर की हैं और वो सक्सेस स्टोरी गाजियाबाद की है। लेकिन वही है कि आपके पोस्टर चिपक रहे हैं, आप जब पोस्टर चिपकते रोज चिपकते हैं और दिल्ली फिर लाल किले के बाद नरसंहार हो जाता। लेकिन 2 अफसरों ने, देवर गेम चेंजर्स, ये वो सितारे थे जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया और एक ऋणी देश उनको हमेशा याद रखेगा। अब गाजियाबाद में एक टीम है, वो एक एक चीज में गहराई में जा करके चेक करती है और यहां तक कि 10-10 15-15 साल बाद की जो गायब बच्चे बच्चियां हैं उनको बरामद कर रही है। वो सक्सेस स्टोरी कहीं एक जगह और भी रिपीट हुई है, वो दिल्ली में भी रिपीट हुई है। ये सक्सेस स्टोरी मैं चाहूंगा हर जगह। अब आपने पूछा फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करती? पुलिस की पहली प्राथमिकता क्या है? पुलिस फोर्स वही है, थाना वही है, वीआईपी के बाद चोरी डकैती गैंग रेप और ये, उसके बाद जो और सेंसेशनल क्राइम है उसको देखना, फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इन तमाम चीजों के बाद जब आपके पास समय बचता है तो खोई पाई बच्चियां शायद आपकी सबसे नीचे की प्राथमिकता पे आते हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई फरियाद करने वाला, फॉलो अप करने वाला नहीं है। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और इसके बारे में मैं समझता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगा, ये जो सबसे नीचे की प्रायोरिटी है सर्वोच्च प्राथमिकता के ऊपर आना चाहिए। जिसे हमारे दर्शन शास्त्रियों ने भी कहा है, जो मैक्सवेल मॉल्ट्स ने, या किसी ने कहा था, एम्प्टी इटर्निटी ऑफ द ईस्ट। बात तो हम 9 लाख की करते हैं, 2 बार साल में नवरात्रि बनाते हैं, देवी पूजन करते हैं, यत नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी। लेकिन यथार्थ यह है कि हम बिल्कुल भी बेफिक्री के आलम में हैं। एंड आई केयर 2 हूट्स, अगर इतने हजारों बच्चियां गायब होती हैं तो हमारी सबसे नीचे की प्राथमिकता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और सर एक चीज लास्ट में एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि इसी बात में अभी आपने एक केस सुना होगा शायद 2006 के आसपास, या नोएडा का केस। आपने
निठारी कांड या शायद 18 या 19 बच्चों का कंकाल मिला उसमें, लेकिन ऐसा क्या कमी रह गई सर कि पनिशमेंट नहीं दिला पाए सर कोर्ट के अंदर? किसी ने तो हत्या करी सर। आप चाहे तो RKS राठौर को मैं अभी लाइन पे ले सकता हूँ, जो तत्कालीन SSP थे नोएडा में। आपकी हताशा उनकी हताशा एक है, बिल्कुल एक हताशा है। वो किसी से कहेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही मृदुभाषी हैं, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं बात जरूर कराऊंगा। उन्होंने कहा धन बल के आगे सब टूट गए, सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए, सारे वकील जो थे एडवोकेट्स वो बिल्कुल मौन व्रत धारण करने लगे, साक्ष्य को खल्त-बल्त कर दिया गया, तारीख पे तारीख लग करके कहीं कोई न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जो धन बल था वो सबके ऊपर हावी हो गया। लेकिन सर उन बच्चों के माँ बाप आज अब वो किससे फरियाद करेंगे? अगर कोई उनसे जाकर पूछे तो वो तो बोलेंगे न्याय होता क्या है। अगर मैं आज उनसे पूछूं तो क्या है न्याय करके? कड़वी सच्चाई ये है कि अगर धनबल है और अगर आप सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, धनबल नहीं है, तो शायद अगर कोई चमत्कार हो जाए तो शायद आपको न्याय मिल जाए, अन्यथा आप फिर भगवान से तपस्या कीजिए कि कुछ चमत्कार हो जाए, वरना कोई गुंजाइश नहीं है। RKS राठौर साहब बहुत ही पुजारी, सात्विक और बड़े कर्मठ अधिकारी थे, ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने अपनी समझ में पूरी कार्रवाई की, और मैं समझता हूं कि जब मुझसे बात कर रहे थे तो वो रोने लगे। हमने कहा क्यों रो रहे हैं? कबीरा तेरा बास है गल कट्टन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू काहे होत उदास। जो कर रहा है वो तो भरेगा ही, लेकिन वो तो जब होगा तब होगा, नैसर्गिक न्याय या परमात्मा का न्याय। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई ये पड़ रहा है कि जो साधन संपन्न है, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। सर उन वकीलों को के लिए भी कोई मैसेज, जिनको पता है कि मैं एक ऐसे आदमी को बचा रहा हूं जो इंसान के रूप में हैवान है, तो वो कहते हैं मेरा धर्म है, तो एक ऐसा धर्म सर, ये एक ऐसा धर्म है। एब्राहम लिंकन भी बहुत स्ट्रगलिंग लॉयर थे, पैसों की बहुत तंगी थी, और तंगी में किसी ने कहा कि आप ये केस ले लें, उनका मैं नहीं लूंगा। लेकिन आपको पैसों की तो बहुत जरूरत है, उनका पैसों की जरूरत है, लेकिन अंतर आत्मा बेच करके मैं पैसे नहीं लेता हूं, क्योंकि सारे जीवन मेरी अंतरात्मा ये धिक्कारती, लिंकन तुम बेईमान हो, लिंकन तुम बेईमान हो। इसीलिए लिंकन एक छोटे मोटे वकील से एक अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति हुए। और आप ठीक है पैसे कमा लीजिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये भाग्य लक्ष्मी है। ये मैं आज आपको कुछ मैं शाप देने की काबिल नहीं हूं, लेकिन ये काल लक्ष्मी है, ये जो आपकी धन संभव वैभदा है, वैभव संपदा, ये सब ले करके जाएगी। सर हर हजारों IPS बनते हैं, DGP एक ही बनता है, शायद जो सर्वोच्च एक रैंक है। आप एक IPS से DGP बने, आने वाले हर पुलिस वाले एक सोल्जर के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर, जब उसको लगता है कुछ नहीं है ईमानदारी में? और सर ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर सोल्जर के पास एक ना एक टाइम आता है कि कुछ नहीं रखा भाई इसमें, साला मैं परेशान हो रहा हूं, सब कुछ मैं ही झेल रहा हूं, मेरा परिवार रो रहा है करके। ये मैं कह रहा हूं कि हर ईमानदार आदमी के साथ होता है, लेकिन उन ईमानदार लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा सर? ध्यान से सुनिए, यही सवाल मुझसे HBA वालों ने किया था जब यहाँ पर किसी शूटिंग क्या थे, जब उनको मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ बताया। उनका आप या आपका परिवार तो दोबारा कभी कोई पुलिस की सेवा की सोचेगा भी नहीं। उनका आप सुन लीजिए, परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मुझे दोबारा पुलिस की सेवा दे, और उत्तर प्रदेश में दे, क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे तपस्या कर्मयोग करने की तनख्वाह मिल रही है। क्योंकि जब मैं आंसू पूछता हूँ किसी का, जब आंसू पूछे, जीवन का जो आनंद है, भोग नहीं, सुख नहीं, जो आनंद है वो पुलिस में है। 3 चीजें हर सैनिक को याद रखना चाहिए, और सैनिक की ये है कि आप दूसरे का धन और रिश्वत, सत्यनिष्ठा सबसे जरूरी है, चरित्र उसके बाद। क्योंकि मुझे एक पीड़ा दिखाई पड़ रही है कि डेटिंग एप्स और गर्लफ्रेंड्स और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। मिजाज में शौकीनी नहीं होनी चाहिए कि आपको हर नाच गाने के उत्सव में जाना हो, या हर जगह जहां पे ये नाइट क्लब वगैरह है वहां जाना, बिल्कुल नहीं। वो चीज, कुछ चीजें योद्धाओं के लिए नहीं बनी है, वहां आप नहीं जाएंगे। सत्यनिष्ठा, सचरित्र, मादक पदार्थ से दूरी, और अपनी सत्यनिष्ठा ऐसी रख लीजिए कि आप दोबारा देखेंगे कि आपकी वाणी और आपकी आंख से लपट निकलेगी। छोटे मोटे नेता छोड़िए, बड़े से बड़ा नेता भी आपके ऊपर दुस्साहस नहीं करेगा दबाव डालने का। बस आखिरी में एक ही सवाल सर मैं पूछूंगा, उसके साथ खत्म करूंगा। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया सर। देखो मैं पॉलिटिक्स को नहीं जाता, ना मैं पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ता हूँ, लेकिन एक रीजन है, आप मेरा मेल चेक करिएगा, मेरे मेल में हजारों मैसेज होंगे सर। मुझे किसी राज्य से कोई मतलब नहीं है सर, लेकिन बंगाल, अभी आप खोल के देखना, बंगाल में अभी भी मैसेज होंगे कि सर हम कब बचेंगे, हमारे देश का एक राज्य है सर सेम, लेकिन जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, जला दिया जा रहा है, वो तो हमारे देश का स्टेट है सर। तो बंगाल भी कब
उत्तर प्रदेश जैसा सेफ होगा सर? शिशुपाल के 99 पाप भगवान ने क्षमा किए, 100वें पाप पे भगवान ने सर धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र से। वो समय मुझे अब दिखाई पड़ रहा है कि वो समय आ गया है कि हर पापी के पाप का अंत होता है। याद रख पापी, पाप की ज्यादा न दुकान चले। ये जो खून और ये जो आंसू बहे हैं निरर्थक नहीं जाएंगे। ये बड़े बड़े महलों को, साम्राज्यों को मटिया मेट कर दिए हैं। इनका भी समय आ चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार कीजिए सर। थैंक यू, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया सर। देखो हमारा तो ये है कि हम लगातार चले, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट कहीं भी कट नहीं होगा सर। जैसे हमने पॉडकास्ट लिया है बिना कट, दुनिया को दिखाई, मतलब वैसा ही दिखाई जाएगा जैसे हमने लिया है। तो मैं आपसे बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। थैंक यू सर। कीमती वक्त आपने दिया, मुंबई से यहाँ तक आए। यशस्वी भव, विजयी भव। थैंक यू सर। थैंक यू।